नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 बजे 9 रिपोर्टर। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। 9 बजे 9 रिपोर्टर में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 9 सहयोगी जो हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा दें। आनंद सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। शुभम पांडे मुंबई से हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आकाश अग्रवाल हैदराबाद से हर जानकारी पहुंचाएंगे। कंचन दिल्ली से जुड़ेंगी। राजीव मोहन पटना से, पूजा मोहन पांडे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ेंगी। इधर अपूर्व पाठक अयोध्या से जानकारी पहुंचाएंगे। तो ये वो हमारे 9 सहयोगी हैं जो आप तक हर जानकारी पहुंचाएंगे। और ऐसे में चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। बड़ी खबर, आरजेडी जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 6 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। बिहार में सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय हो गया है। आरजेडी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस 6 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। बड़ी खबर, बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, ऐसा सूत्र बताते हैं। आरजेडी जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो सूत्र बताते हैं कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया और लंबे वक्त से यही कयास लग रहे थे कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है उसे किस तरह से मैनेज किया जाएगा, किस तरह से चुनावी मोड में जब ये पार्टियां उतरेंगी तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, किस आधार पर बंटवारा किया जाएगा सीट्स का और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कितने % सीटें मिलेंगी, ये तमाम चीजें चर्चा का विषय थी। लेकिन इस बीच सूत्र बताते हैं कि फॉर्मूला जो है वो तय हो गया है। 17 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू चुनावी मैदान में उतरेगी और कांग्रेस 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो कांग्रेस 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और देखिए आज जेडीयू की भी बड़ी बैठक होनी है दिल्ली में। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या निकलकर सामने आता है। हमारे साथ आनंद सिंह जुड़े हुए हैं और साथ में सहयोगी अभिषेक विजय भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। सूत्र बताते हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। बिल्कुल चारुल, देखिए ये सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है और फिलहाल इस पे कंप्लीट मुहर लग जाए ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखिए बिहार में कुल 40 सीटें हैं। 17 पर अगर जेडीयू चुनाव लड़ती है और 17 पर अगर आरजेडी चुनाव लड़ती है, यानी 34 सीटें। बची 6 सीटें। क्या कांग्रेस 6 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी? साथ ही लेफ्ट का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि 6 सीटों में क्या लेफ्ट और कांग्रेस राजी हो जाएंगे? बिहार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है, तो ये बड़ा ही दिलचस्प है। अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी आई है कि महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला जो है वो यही बनकर के आ रहा है कि 40 में से 17 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, 17 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी और 6 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है। अब ऐसे में बड़े भाई की भूमिका कौन निभाएगा? कांग्रेस क्या बड़े भाई की भूमिका में ये संतोष कर लेगी कि चलिए ठीक है, बिहार में हम अब 2 या 3, क्योंकि लेफ्ट भी 2 या 3 सीटों से कम में मान जाए, इसकी संभावना ना के बराबर है। तो अब इसमें सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस 3 से 4 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़कर के रह जाएगी? बिल्कुल, हमारे साथ आनंद भी बने हुए हैं। आनंद, अभिषेक भी सवाल कर रहे हैं कि क्या लगता है कि कांग्रेस सिर्फ 3 से 4 सीटों पर ही चुनावी मैदान में उतरेगी? जी बिल्कुल, मैं अगर आपको चीजें स्पष्ट कर दूं तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये फॉर्मूला निकल के आया है, दरअसल ये पूरा फॉर्मूला जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने निकाला है। अभी तक इंडिया गठबंधन में इस मुद्दे को लेकर कोई खास चर्चा हुई नहीं है। सीट शेयरिंग वो मुद्दा है जो इंडिया गठबंधन लगातार इसको लेकर उलझता रहा है। संयोजक कौन होगा ये भी एक सवाल है, लगातार इंडिया गठबंधन में उठता रहा है। लेकिन जो ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकला है, दरअसल ये जेडीयू और आरजेडी ने निकाला है। इन दोनों तमाम चीजें आप देख रहे थे कि दोनों कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के रवैये से नाराज थे और उसके बाद अब जाकर इन्होंने अपनी सीट शेयरिंग कर ली है और जिसमें से 3 से 4 सीट कांग्रेस को छोड़ी है और 1 से 2 सीट लेफ्ट को छोड़ी है। तो इसके बाद अब
कहीं ना कहीं उस सवाल उठ रहा है उस गठबंधन पे, जो इंडिया गठबंधन था, विपक्षी पार्टी के तमाम घटक दल एक साथ आए थे और एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की बात हुई थी। लेकिन आप देखिए लोकसभा चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं इसमें फूट दिख रही है और आरजेडी और जेडीयू ने अपनी सीट शेयरिंग तक की चीजें फाइनलाइज कर ली हैं। उसमें कांग्रेस को 4 से 5 सीटें छोड़ी हैं और लेफ्ट को 1 से 2 सीटें दी जाएंगी। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब इसके मुद्दे के आने के बाद विपक्षी खेमा एक बार बैकफुट पे है और सरकार यानी एनडीए गुट कहीं ना कहीं इसमें एक बार फिर सवाल निशान उठा रहा है कि इंडिया गठबंधन में फूट सामने देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक देखिए, जिस तरह आकाश भी बता रहे हैं कि लेफ्ट को 1 से 2 सीटें दी जा सकती हैं, यानी जेडीयू और आरजेडी बराबर सीटें 17-17 और कांग्रेस और लेफ्ट के बीच यहाँ पर बंटवारे की बात है। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते क्या कांग्रेस सिर्फ 3 से 4 सीटों पर राजी हो पाएगी? चारुल, यही सवाल है कि ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, ये आरजेडी और जेडीयू ने अगर मिलकर के तय कर लिया है तो फिर INDIA जो अलायंस है उसका क्या? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अभी बैठकें बहुत सारी होनी बाकी है। दिल्ली में अंतिम बैठक हुई थी और उसके बाद अभी बैठकों का दौर चलेगा। सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत होगी, साथ ही साथ संयोजक को लेकर के बातचीत होगी, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी भी कर रहे थे कि किस तरीके से संयोजक अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे भी इस पे सवाल उठा चुके हैं। तो ये INDIA अलायंस का क्या होगा? और अगर इसी तरीके से जैसे आरजेडी और जेडीयू जो कि क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, अगर विधानसभा में हम देखें तो जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है, तो अगर हर स्टेट की ये क्षेत्रीय पार्टियां इसी तरीके से डिसाइड कर लेंगी, फिर कांग्रेस जाएगी कहां? अगर टीएमसी बंगाल में ये तय कर ले 42 में से कि हां हम 38 सीटों पे लड़ रहे हैं, 4 आपको दे दिया, समाजवादी पार्टी अगर तय कर लेती है कि उत्तर प्रदेश में हम 75 पे लड़ रहे हैं, 5 सीट आपको दे दिया, तो फिर कांग्रेस करेगी क्या और कितने सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी भूमिका निभा सकती है 2024 के चुनाव में और उसे निभाना भी चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन अगर क्षेत्रीय पार्टियां इस तरीके से दबाव बनाएंगी, फिर कांग्रेस को सोचना होगा और INDIA अलायंस के लिए ये खतरे की घंटी है। अगर ये सोचना भी होगा। आनंद भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद देखिए, अगर हम जो सिचुएशन है उसे देखें तो ये तो INDIA का जो गठबंधन है वो क्लियर कर चुका है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो है, यानी राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों के हिसाब से चलने वाला है। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन पर तो संकट बना हुआ है और अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यही तय होता है तो कांग्रेस के लिए तो इस हिसाब से हर राज्य में चुनौती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप उत्तर प्रदेश को लें, देश का लोकसभा सीट्स के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीट है, उसमें पहले ही अखिलेश यादव कांग्रेस को सीट देने को लेकर राजी नहीं है। दरअसल अगर बात की जाए, अखिलेश इंडिया गठबंधन में घटक है और वो सीट जो कि कांग्रेस को देना चाह रहे हैं वो 5 से 10 सीट है। क्योंकि आप उसके बाद समझिए, कांग्रेस लोकसभा की बात की जाए या राष्ट्रीय पार्टी की बात की जाए, बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, कई बार सरकार चला चुकी है, लेकिन जब बात क्षेत्रीय पार्टियों की आती है, इंडिया गठबंधन को लेकर आती है, तो कहीं ना कहीं उनके दिलों में एक आशंका है कि कांग्रेस को सीट देना मतलब सीट खाली करना या वेस्ट करना। उसको लेकर कहीं ना कहीं आप देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यही कारण है जो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया। किस राज्य में कौन सी पार्टी कितना चुनाव लड़ेगी, चाहे ममता बनर्जी की बात की, तमाम ये घटक दल बड़े घटक दल है इंडिया गठबंधन के और वो कांग्रेस को सीट देने को राजी नहीं है। यही कारण है, संयोजक से लेकर सीट शेयरिंग से लेकर तमाम मुद्दे इंडिया गठबंधन में अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाए हैं और इसके चलते कहीं ना कहीं सरकार को इसको सीधा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। और उसके बाद एक आज जो घटना सामने आई है उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम गठबंधन पर ही सवाल निशान उठ रहा है कि ये कोई पहली वारदात नहीं। से पहले आप देखिए, अखिलेश यादव खुद राहुल गांधी पर निशाना साध चुके हैं। उसके साथ साथ अगर ममता की बात की जाए, वो खुद इस बात को लेकर हैरान है कि अभी तक सीट शेयरिंग हो नहीं पाई और शेयरिंग ही एक बड़ा मुद्दा है जिस पर फिलहाल सहमति नहीं बनती नजर आ रही है। हालांकि कयास कई सारे निकलकर सामने आ रहे हैं। आनंद, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। अभिषेक, आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ईज ऑफ लिविंग होगा सम्मेलन का फोकस। दिल्ली में आज से 3 दिवसीय मुख्य सचिवों के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज और कल प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोग इसमें भाग लेंगे। इस साल इस सम्मेलन का फोकस ईज ऑफ लिविंग पर होगा। सम्मेलन में राज्य के साथ साझेदारी में एकजुट कार्रवाई के लिए एक सामान्य विकास एजेंडा और ब्लूप्रिंट के
विकास और कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा। पहला सम्मेलन जून 2022 को धर्मशाला में आयोजित किया गया, दूसरा जनवरी 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया। तो दिल्ली में मुख्य सचिवों का आज तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है। मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन ईज ऑफ लिविंग सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दा है वो यही रहने वाला है। हमारे साथ सहयोगी आनंद सिंह जुड़ गए हैं। आनंद, मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन। जी बिल्कुल, अगर बात करें इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और अगर बात की जाए प्रमुख सचिवों का जो तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसमें प्रधानमंत्री खुद अपना संबोधन देंगे और बताएंगे उस तमाम ब्यूरोक्रेसी को जो देश के अलग अलग हिस्सों में बैठी हुई है और कार्यशैली करने को लेकर या क्रियान्वयन को लेकर कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री इस दौरान बताएंगे कि कैसे हमको जनता के बीच उन तमाम पॉलिसीज को लेकर जाना है जो सरकार ने तमाम वर्गों के लिए लेकर आई है। चाहे आप बात कीजिए अलग अलग वर्गों की, तो तमाम जो पॉलिसीज लेकर सरकार आई है, इस मोदी मंत्र वहां दिया जाएगा कि कहीं ना कहीं देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव अब चंद महीने ही दूर है। मोदी सीधे इस बात से लेकर जनता तक जाना चाहते हैं कि तमाम पॉलिसीज जो कि उज्ज्वला योजना से लेकर आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से लेकर घर तक देने वाली योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएं, और उनके साथ साथ तमाम चीजें बताएं कि सरकार ने पिछले 9 सालों में क्या किया है और उसके साथ आगे उनके क्या प्लानिंग है। तो इसका बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस इस वक्त भी बनता है क्योंकि समय बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जब खुद प्रमुख सचिव, एक्चुअली बात की जाए ब्यूरोक्रेसी का तो सबसे टॉप पोस्ट होती है और उसके बाद ही तमाम ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत होती है। तो प्रधानमंत्री खुद उन तमाम आला अफसरों को अपना संबोधन देंगे, मोदी मंत्र देंगे कि कैसे जनता के बीच में जाना है, सरकार की पॉलिसीज के बारे में बताना है। उसके साथ साथ हम जनता के सुचारू रूप से यानी एफिशिएंसी को बढ़ा सके, जनता के कामों को जल्दी कर सके, उसको लेकर तमाम गुण मंत्र दिए जाएंगे। तो आज से वो शुरू हो रहा है और अगले 3 दिन तक चलेगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री खुद ही बेहद एक्साइटेड है। उसके साथ तमाम ब्यूरोक्रेसी उसको सुनने को लेकर और जनता के बीच जो तमाम चीजें जानी है उसको लेकर तमाम मोदी मंत्र प्रधानमंत्री खुद देंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज 139वां स्थापना दिवस है कांग्रेस का और इस पर मेगा रैली का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस की बड़ी रैली होनी है। सोनिया, राहुल समेत लाखों कार्यकर्ता इसमें जुटने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल होंगे। पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत भी करेगी। कांग्रेस आज 139वें स्थापना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर में मेगा रैली का आयोजन करने जा रही है। हम हैं तैयार थीम के साथ पार्टी अपने 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। आयोजन स्थल का नाम भारत जोड़ो मैदान रखा गया है। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल, 3 मुख्यमंत्री, राज्य पार्टी प्रमुख पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। साथ ही रैली में देश भर के कार्यकर्ताओं के पहुंचने की तैयारियां हैं। कांग्रेस की मेगा रैली नागपुर में आयोजित हो रही है, जहां आरएसएस का मुख्यालय है। कांग्रेस महाराष्ट्र यूनिट के चीफ नाना पटोले ने कहा कि मेगा रैली में 2 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। नागपुर के ऐतिहासिक महत्व का हवाला देते हुए कहा कि ये नई आंदोलन और क्रांतियों का केंद्र है। कांग्रेस ने नागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी, जिसके कारण 1947 में भारत को आजादी मिली। तो कांग्रेस की मेगा रैली है, 139वां स्थापना दिवस है और ये नागपुर में की जा रही है, जहां पर लाखों कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचेंगे और इस रैली का हिस्सा बनेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत लाखों कार्यकर्ता देखिए इसमें पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत भी पार्टी करने वाली है। नागपुर देखिए इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि नागपुर में आरएसएस का मुख्य कार्यालय है। ऐसे में यहां पर कांग्रेस की बड़ी रैली लाखों कार्यकर्ता देखिए इसमें शामिल होने वाले हैं। सहयोगी शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, देखिए कांग्रेस की मेगा रैली हो रही है नागपुर में।
बिल्कुल, देखिए चारुल जी, आज 28 दिसंबर और 28 दिसंबर के दिन आज कांग्रेस जो है अपना स्थापना दिवस मना रही है। आज 139 साल जो है कांग्रेस को हो चुके हैं और आज ही के दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आज महाराष्ट्र के नागपुर में जो आरएसएस का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर तीनों गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो, वो आज वहां पर एक रैली को आयोजित करेंगे जिसमें तमाम कांग्रेस शासित के जो मुख्यमंत्री है वो शामिल होंगे। इसके अलावा 2 लाख जो कार्यकर्ता है वो सम्मिलित होंगे और यहाँ पर एक ही नारा दिया जाएगा कि है तैयार हम। यानी यहाँ पर साफ तौर पर ये अब कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हो चुकी है 2024 के लोकसभा चुनाव के। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है, कि पिछले चुनाव में हमने देखा तो 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 लोकसभा सीट मिली थी। उसके बाद अब महाराष्ट्र के कांग्रेस के हाथ से महाराष्ट्र निकलते हुए दिखाई दे रहा। तो ऐसे में अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है और आज के दिन 139 स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके जो है सर पर कमान होगी किस तरह से रैली को संबोधित करें। उसके बाद गांधी जो फेसेस थे, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी, वो किस तरह से जनसभा को संबोधित करते हैं, ये सबसे देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी अभी से जुट चुकी है और यहाँ पर साफ तौर पर देखिए बीजेपी का गढ़ माना जाता है नागपुर, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, तो इस वजह से वहाँ के दिघोरी नाका है, वहां पर ये सभा को आयोजित की गई है। यहाँ पर साफ तौर पर एक ही जो रणनीति होगी वो किसी तरीके से महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटों को बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले 2019 चुनाव में हमने देखा था 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई थी। तो ऐसे में ज्यादा सीटें जीतेंगी तो महाराष्ट्र जिस तरह से एक चीज और समझना चाहेंगे, कांग्रेस महाराष्ट्र पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। अब देखिए यहाँ पर भी महाराष्ट्र में मेगा रैली का आयोजन हो रहा है नागपुर में। वहीं भारत न्याय यात्रा की अगर हम बात कर लें तो वो भी महाराष्ट्र उसमें एक अहम रोल निभाने वाला है। मणिपुर से महाराष्ट्र के लिए वो यात्रा निकाली जाएगी। तो महाराष्ट्र पर बहुत ज्यादा फोकस है कांग्रेस का। देखिए चारुल जी, अगर देश में बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और पिछले कुछ सालों की बात करें तो महाराष्ट्र एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलती थी, लेकिन 2014 के बाद से महाराष्ट्र में कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो काफी फीका होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी वजह से ज्यादा सीटें निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हाथ से निकलते हुए दिखाई जा चुका है। पिछले कई सालों से कांग्रेस वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही, लेकिन महाराष्ट्र में अगर बात करें तो स्थिति सुधारी जा सकती है, क्योंकि 2014 से पहले बात करें 2009 में हुए विधानसभा चुनाव, 2014 में यहाँ पर कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी, लेकिन 2014 के बाद से मोदी लहर के आने के बाद से कांग्रेस उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के आला कमानों की ये विचारधारा, ये रणनीति होगी किसी तरीके से जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है देश में 48 सीटों वाली लोकसभा सीटों में, वहां पर किस तरह से जितनी ज्यादा हो सके सीटें निकाल सके। देखिए यहाँ पर एक फायदा यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि इस वक्त महाराष्ट्र की जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अलग अलग गुटों में बट चुकी, चाहे शिंदे गुट शिवसेना की बात करें या उसके अलावा एनसीपी गुट की बात करें, अजित पवार का खेम। तो कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो अब तक 2 खेमों में नहीं बटी। इसी वजह से इस चुनाव में फायदा देखते हुए कांग्रेस की रणनीति होगी किसी भी तरीके से ज्यादा सीटों को निकाला जाए और अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा किया जाए। चलिए, शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज कांग्रेस की मेगा रैली होगी, हैं तैयार हम। 139वां स्थापना दिवस आज कांग्रेस का, नागपुर में मेगा रैली। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इसमें शामिल होंगे, साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष समेत लाखों कार्यकर्ता। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हैदराबाद में राज्य स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी शामिल होंगे। बंदी संजय कुमार और सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। चुनाव को लेकर 90 दिन की कार्य योजना पर चर्चा की जानी है। गृह मंत्री शाह तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री हैदराबाद में आयोजित पार्टी की राज्य स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। बैठक में पार्टी के मंडल अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, बंदी संजय कुमार और सुनील बंसल भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी अगले 90 दिन की। तो तेलंगाना दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हैदराबाद में राज्य स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राम मंदिर की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा ले चलते हैं आपको महाराष्ट्र, जहां पर कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस कार्यक्रम है और ये तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं। कांग्रेस की आज मेगा रैली है, 139वां स्थापना दिवस। उनतालीसवां स्थापना दिवस है कांग्रेस का आज 139वां स्थापना दिवस। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखाई जा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत करते हुए राहुल गांधी भी मौजूद हैं। और देखिए, आज का दिन कांग्रेस खास रखने वाली है, क्योंकि यहाँ से अब एक मेगा रैली जो है महाराष्ट्र में आज की जाएगी, नागपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा भी लेंगे सीएम योगी हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे सीएम। पीएम मोदी के दौरे की समीक्षा बैठक भी की जाएगी। अयोध्या में चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा भी लेंगे। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना भी करेंगे सीएम और पीएम मोदी के दौरे की समीक्षा भी करेंगे। अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। तो अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। मंदिर निर्माण कार्य का जायजा भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं, क्योंकि देखिए अब वक्त बहुत कम बचा है और ऐसे में सीएम योगी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और इस बीच वो हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। 11:30 बजे राम कथा पार्क में आगमन होगा उनका और सुबह 11:35 पर ये आगमन का जो समय है वो हम आपको बता रहे हैं। पूरा कार्यक्रम जो रहेगा सीएम योगी का वो बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ी में वो दर्शन पूजन करेंगे 11:50 पर। वहीं श्री राम जन्मभूमि दर्शन पूजन 12 बजे से करेंगे। तो देखिए, हनुमानगढ़ी के बाद श्री राम जन्मभूमि पहुंचेंगे वो, यहाँ स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। अयोध्या परियोजना स्थल का 1 बजे निरीक्षण किया जाएगा। सर्किट हाउस पहुंचेंगे 1:30 बजे और यहाँ पर 3:30 बजे तक वो रुकेंगे। यहाँ पर चर्चाएं की जाएंगी और अधिकारियों से बातचीत भी की जाएगी, क्योंकि राम मंदिर निर्माण कार्य जो हो रहा है इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा की जानी है 22 तारीख को, उसमें वक्त बहुत कम बचा है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। और खासकर देखिए, अभी जब एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होना है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, उससे पहले भी तैयारियां जो है वो चल रही हैं। हमारे साथ सहयोगी पूजा मोहन पांडे जुड़ी हुई हैं अयोध्या से। पूजा, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पहुंच रहे हैं अयोध्या और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल चारुल, देखिए योगी आदित्यनाथ अयोध्या लगातार पहुंच रहे हैं और डिप्टी सीएम
डिप्टी सीएम्स का भी लगातार दौरा बना हुआ है, फिर चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक। मैं एक बार बैरिकेडिंग की व्यवस्था कैमरा पर्सन से कहूंगी। लता मंगेशकर चौक पर मैं इस समय मौजूद हूं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से ही सीधे रामकथा पार्क जाएंगे और रामकथा पार्क के बाद वो हनुमानगढ़ी में दर्शन भी करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा है, कैमरे की नजर से भी थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, स्मोक बहुत ज्यादा है यहाँ पर। इसके अलावा भूषण जी दूसरे एरिया में दिखाइए कि किस तरीके से वहां पर पूरी एंट्री को बंद किया गया है। देखिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। असल में आज चारुल योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर पहुंचने का मकसद ये है कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा का आज ट्रायल होना है, एक तरीके का ड्राई रन है आज, और उसी ड्राई रन को समझने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद पहुंच रहे हैं। देखिए आगामी 22 तारीख किसी से छिपा नहीं हुआ है कि अयोध्या में देश भर की बड़ी हस्तियों का जमावड़ा लगने वाला है, फिर चाहे वो फिल्मी हस्तियां हों, बॉलीवुड के कलाकार हों, सिंगर्स हों, क्रिकेटर्स हों, राजनेता हों, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, साधु सन्यासी हों। एक बहुत बड़ा समागम उत्तर प्रदेश की अयोध्या के अंदर 22 तारीख को होने वाला है। लेकिन उससे पहले 30 तारीख इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को अयोध्या को बहुत सारी सौगात देने वाले हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसके अलावा रेलवे स्टेशन है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। यहाँ से वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि वंदे भारत ट्रेनों के अलावा अमृत भारत ट्रेनों का संचालन इतिहास में पहली बार शुरू होने जा रहा है। देखिए तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये लता मंगेशकर चौक है और लता मंगेशकर चौक को स्थापित करने के पीछे लता मंगेशकर जी को ट्रिब्यूट देने का मकसद था। यहाँ पे जो वॉल पेंटिंग्स आपको नजर आएंगी, यहाँ पर जो ये आपको आर्किटेक्चर नजर आएगा, यहाँ पर सितार रखा गया है उनको डेडिकेट करने के लिए। इसके अलावा क्षेत्र को और सुंदर बनाने के लिए किस तरीके से फूल लाए गए हैं। देखिए नर्सरी से यहाँ पर फूल मंगवाए गए हैं और इन फूलों को अब इनकी ग्राउंडिंग की जा रही है। ग्राउंड पर धीरे धीरे ये रोपे जा रहे हैं ताकि 22 तारीख तक ये अपने प्लेस पे सेटल हो जाएं और अपना प्लेस ले लें। सुरक्षा के कुछ अधिकारी हैं, इनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी, हो सकेगा तो ये आपको बताएंगे। और इसके अलावा मैं एक अहम अपडेट अपने तमाम दर्शकों को दे दूं। देखिए गूगल ने भी अपने आप को अपडेट कर लिया है। राज नैयर एसएसपी हैं, उनकी मदद से ये हुआ है। गूगल ने अपडेट किया है, यानी कि अब अयोध्या में जो पर्यटक आएंगे उनको ज्यादा परेशान ना होना पड़े, इस लिहाज से काफी ज्यादा काम किए जा रहे हैं। मेरे साथ में अधिकारी हैं, मैं इनसे बातचीत करती हूँ। सर सुरक्षा के कैसे इंतजाम बहुत अच्छा है? हर तरफ बैरिकेडिंग्स नजर आ रही है, तो क्या रूट डाइवर्जन की जानकारी पर्यटकों को कैसे मिलेगी सर? चलिए लौटेंगे पूजा आपके पास, कुछ भी चारुल और भी लौटेंगे आपके पास। अपूर्व हमारे साथ बने हुए हैं। अपूर्व, पूजा में तस्वीरें दिखा रही हैं, अयोध्या कितनी राममय हो चुकी है। आपके पास आना चाहेंगे आज, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, हनुमानगढ़ी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? हनुमानगढ़ी में आशीर्वाद लेते हैं और साथ ही साथ जो है रामलला दरबार जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। उसी प्रकार इस बार भी पीएम के दौरे के पहले सीएम का आगमन होना है और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद जो राम मंदिर बन रहा है उसका अवलोकन करेंगे, क्योंकि पीएम का आगमन है। उससे पहले कितनी तैयारियां हुई हैं, कितना गर्भगृह बनकर तैयार हुआ है और कहाँ तक जो निर्माण कार्य है वो कहाँ तक पहुंच रहा है, सारा स्थलीय निरीक्षण करेंगे। और जो विकास कार्य है अयोध्या के, जो क्या उसका एक समीक्षा बैठक करेंगे और पीएम की सुरक्षा को लेकर मंडलायुक्त कार्यालय में भी बैठक करेंगे और उसके बाद वहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ अपूर्व पूजा भी बनी हुई है। पूजा, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ तो आज पहुंच ही रहे हैं, इसी के साथ ही श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है आज उसकी अहम बैठक है। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं चर्चा के, कितने बजे ये बैठक होगी? देखिए मैं चारुल बता दूं कि देखिए बैठक की एग्जैक्टली टाइमिंग का कुछ भी आप क्लियर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 बजे का टाइम दिया गया है। योगी आदित्यनाथ जब पहुंच जाएंगे और हनुमानगढ़ी में जब वो दर्शन कर लेंगे तभी राम जन्मभूमि न्यास की बैठक होने वाली है। बैठक में चंपत राय मौजूद होंगे और उनको पल पल की अपडेट देने वाले हैं कि आखिरकार अंदर
जिस मंदिर की तस्वीरें हमने तमाम दर्शकों को दिखाई थी, राम मंदिर का काम कितना ज्यादा प्रोग्रेस से हुआ है और कितना अभी बाकी है। सबसे बड़ी बात दर्शकों को ये बता दें, ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि रामलला के गर्भगृह के अंदर जो मूर्ति स्थापित होने वाली है उसका भी निर्माण चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि देखिए, खास ये है कि पहले उसकी डिजाइनिंग की गई, यानी कि पहले उसका खाका तैयार किया गया है और फिर उस खाके को पत्थर पर उकेरा जा रहा है। 3 मूर्तियां तैयार हो रही हैं और 3 मूर्तियों में से जिस भी एक मूर्ति में देवत्व होगा, जीवंतता होगी, सहजता होगी, रामत्व होगा, उसी को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। देखिए, मैं एक बार कहूंगी, कैमरा पर्सन से आपको दिखाएंगे, ये रामकथा पार्क मार्ग है जहां से माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ यहां से होकर के निकलेंगे और इस मार्ग को धोया जा रहा है, इस मार्ग को लिटरली धोया जा रहा है। लता मंगेशकर चौक इस एरिया को बोलते हैं, यहाँ पर धुलाई हो रही है सड़क की एरिया को, और जो माहौल है इसको थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर मैं सूर्य स्तंभ का जिक्र लगातार करती आई हूँ, डे 1 से मैं कर रही हूँ। इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें वीआईपी एक्टिविटीज़, वीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और वीआईपी मूवमेंट का अंदाजा बिल्कुल पूजा, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पूर्व, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी दिल्ली की। दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की आज अहम बैठक है। 24 के लोकसभा चुनाव की रणनीति इसमें बनाई जाएगी और मंथन किया जाएगा। नीतीश कुमार पार्टी नेताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ललन सिंह को भी लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष बन सकते हैं। दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की अहम बैठक है। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। नीतीश कुमार पार्टी नेताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ललन सिंह को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बन सकते हैं। हाल ही में देखिए 2 से 3 दिन हुए हैं और ये खबरें आई थी कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफे को लेकर जेडीयू खुलकर कुछ नहीं बोली थी, लेकिन आज जेडीयू की ये अहम बैठक है जिसमें ये कहा जा रहा है कि फैसला हो सकता है ललन सिंह को लेकर। तो दिल्ली में जेडीयू की आज ये अहम बैठक है। तो ललन सिंह को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है इस बैठक में। नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष बन सकते हैं। तो देखिए 9 बजे 9 रिपोर्टर आप देख रहे हैं। एक बार फिर से अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनका तारुफ आपसे करा दें। आनंद सिंह दिल्ली से हमारे साथ, शुभम पांडे मुंबई से जुड़े, आकाश अग्रवाल हैदराबाद से, कंचन कनौडिया दिल्ली से, राजीव मोहन पटना से, पूजा अयोध्या से अभी जुड़ी थी, अपूर्व पाठक भी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े, जसबीर सिंह चंडीगढ़ से और हैदर अली गाजियाबाद से। चलिए अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। कंचन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही राजीव मोहन पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, सबसे पहले आपके पास आएंगे। चलिए कंचन, पहले आपके पास आते हैं क्योंकि दिल्ली में ये बड़ी बैठक हो रही है, क्या अपडेट है? जी देखिए, दिल्ली में आज जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक है और पिछले 2 दिनों से लगातार ये अफवाह, ये चर्चा हो रही है कि राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि ये जानकारी, इस जानकारी पे पुष्टि होना अभी बाकी है। आज अगर यदि उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है या नहीं, फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी यही है कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है या नहीं। फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी यही है कि जेडीयू के अध्यक्ष पद से उर्फ ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है या नहीं। आज इस बैठक में ये जानकारी साफ होने वाली है।
बिल्कुल, हमारे साथ राजीव भी बने हुए हैं। राजीव, देखिए, ललन सिंह के इस्तीफे की खबरें तमाम थी, लेकिन इस बीच अब ये कहा जा रहा है कि अगर इस्तीफा स्वीकार होता है तो नीतीश कुमार को जेडीयू अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिलहाल क्या लगता है? देखिए, दिल्ली में जो जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और परिषद की जो बैठक हो रही है, उस पर जो मुख्य रूप से जो चर्चा है, मैं एक खबर देना चाहता हूं। तो मुख्य रूप से ये चर्चा हो रही है कि इस बैठक में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं वो विदा हो रहे हैं। इसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है, क्योंकि चर्चा पहले से चल रही है कि ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने पत्र लिखा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। दूसरी तरफ ये खबर है कि चूंकि जो आरजेडी और जेडीयू के बीच में एक दूरी बनती जा रही है और इसकी वजह बताई जा रही है ललन सिंह, क्योंकि ललन सिंह, ऐसा कहा जा रहा है कि ललन सिंह जो है वो आरजेडी के साथ मर्ज करके जदयू को चलाना चाहते हैं। इसको लेकर पार्टी के बीच में कई नेता मुख्यमंत्री तक जो है असहज महसूस कर रहे हैं। तो इसकी चर्चा जोर शोर से है। और इसके अलावा जो खबर है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। हो सकता है कि वो एनडीए का पार्ट फिर से बन जाए। तो ये जो बैठक जो दिल्ली में 2 दिवसीय होने वाली है, उसमें 2 मुख्य रूप से 3 बिंदु जो है मुख्य रूप से है, जिसकी चर्चा यहाँ जोर शोर से होने वाली है। हालांकि ये शुक्रवार को ही पता चल पाएगा, जब बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और जो ललन सिंह के बारे में चर्चा है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, उसकी असलियत क्या है वो शुक्रवार को पता चल जाएगा। लेकिन जो दिल्ली में बैठक होने वाली है, उसको लेकर ये 2-3 बिंदु महत्वपूर्ण है, जिस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। बिल्कुल, राजनीतिक गलियारों में तमाम चर्चाएं चल रही हैं। बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। कंचन, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ में SYL विवाद पर अहम बैठक आज होनी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में ये बैठक है। पंजाब और हरियाणा के CM इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक में SYL विवाद को सुलझाने पर बातचीत होनी है। शाम 4 बजे चंडीगढ़ के होटल में ये बैठक रखी गई है। सीनियर अधिकारियों को भी इसमें बुलाया गया है। तो चंडीगढ़ में SYL पर अहम बैठक होनी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में ये बैठक होगी। विवाद को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा की जानी है। पंजाब और हरियाणा के बीच SYL विवाद दशकों पुराना है। इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करने के लिए शाम 4 बजे चंडीगढ़ के होटल ताज में दोनों ही राज्य के मुख्यमंत्री और सीनियर अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को लेकर होने वाली अहम सुनवाई, और ऐसे में केंद्र सरकार उससे पहले एक बार फिर से बातचीत के माध्यम से इस मसले का हल चाहती है। जसवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसवीर, SYL विवाद पर आज जो अहम बैठक होनी है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में। आज शाम 4-7 में ये मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग में दोनों स्टेट के CM पहुंचेंगे, मनोहर खट्टर और भगवंत मान पटेल। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और उन्होंने बोला था कि ये सही होगा कि दोनों स्टेट के CM आपस में बैठ के इसमें विचार विमर्श करें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर सख्त फैसला लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि SYL का मामला जो काफी समय से चलता आ रहा है और पंजाब के जो जितने भी ऑपोजिशन के लीडर है, जैसे कल ही सुनील जाखड़ का भी बयान आया है कि हम पंजाब के एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे। ऐसे कई ऐसे जो बड़े नेता है वो इसका खंडन करते हैं और वो बोलते हैं कि पंजाब का पानी हम हरियाणा को नहीं देंगे। पर सुप्रीम कोर्ट की जैसे ही डायरेक्शन आई है और उसको लेके आज दोनों CM यहाँ पे बैठ के मीटिंग करेंगे और जो सेंटर के शेखावत हैं, मंत्री हैं, वो उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होने जा रही है। जसवीर, लेकिन दोनों राज्यों के बीच विवाद जो है ऐसे उसे सुलझाना और समन्वय बनाना एक बड़ी चुनौती रहेगी। बिल्कुल चारुल, ये बड़े लंबे समय से चलता आ रहा है और कई बार यहाँ पे बैठे हुए हैं पर नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि पंजाब जो अपने उसके ऊपर अड़ा हुआ है वो बोलता है कि हम हरियाणा को एक भी बूंद पानी नहीं देंगे और भगवंत मान भी यही बोल रहे हैं। पर जैसे सुप्रीम कोर्ट में
पंजाब की तरफ से वकील दाखिल हुआ तो उन्होंने बोला था कि हम सुप्रीम को जो हरियाणा को पानी देने के लिए तैयार है, जिसको लेके पंजाब में बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था और ऑपोजिशन पार्टी के जितने भी बड़े लीडर थे उन्होंने ये बोला था कि भगवंत मान पंजाब का पानी हरियाणा को कैसे देने जा रहा है, क्योंकि सदियों से ये पानी नहीं दिया जा रहा। जी शाहरुख। बिल्कुल जसवीर, एक चीज और समझना चाहेंगे, आज ये बैठक कितने बजे रखी गई है और इस बैठक के बाद कितनी उम्मीदें जो हैं वो बनी हुई हैं ताकि ये विवाद जो है इसका निपटारा हो सके, इसे सुलझाया जा सके? उम्मीद तो हर बार लगाई जाती है कि शायद इस बार ये मसले का हल हो जाए। आपको बता दें कि आज ये 4 बजे की मीटिंग रखी हुई है चंडीगढ़ में होटल ताज में रखी हुई है, जिसमें दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री और गजेंद्र शेखावत जो सेंटर के मिनिस्टर है उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होने जा रही है। चलिए, शुक्रिया जसवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो SYL विवाद पर ये एक अहम बैठक है और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बैठक के बाद क्या पंजाब सरकार मान जाएगी हरियाणा में जल देने के लिए, क्योंकि पंजाब स्पष्ट तौर पर कहता रहा है कि हम एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं देंगे। हालांकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, जल शक्ति मंत्री भी हैं वो। अब ऐसे में इस विवाद का कितना निपटारा हो पाता है और कैसे दोनों राज्यों के बीच समन्वय बैठाया जाए ताकि इस विवाद का निपटारा हो सके, ये एक बड़ी चुनौती जरूर रहने वाली है। दोनों राज्य के मुख्यमंत्री देखिए इसमें शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर, बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। रिकॉर्ड हाई लेवल पर निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी में 213 अंक की बढ़ोतरी हुई है, सेंसेक्स ने क्रॉस किया है 72,000 का स्तर। स्टॉक मार्केट में तेजी से निवेशकों का मुनाफा हो रहा है। आज भी शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद। पिछले हफ्ते में शेयर बाजार में एक बड़ी गिरावट देखी गई थी, इसके बाद स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जा रही है। निफ्टी और सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच चुका है। निफ्टी 213 अंक या 1% बढ़ोतरी के साथ अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 72,000 के स्तर को क्रॉस कर गया है। शेयर बाजार में शानदार तेजी से निवेशकों ने 11 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया है। घरेलू बाजार में जबरदस्त खरीदारी की वजह से सेंसेक्स 700 पॉइंट के उछाल के साथ BSE सेंसेक्स 72,038 लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो इस स्टॉक एक्सचेंज ने 213 अंक या 1% की बढ़ोतरी दर्ज की है और अब तक के उच्च स्तर 21,654 पर है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज भी शेयर बाजार में तेजी की उम्मीदें हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली NCR में घना कोहरा छा गया है। यूपी में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ठंड की चपेट में यूपी के कई जिले आ गए हैं। गाजियाबाद में स्कूल के समय में बदलाव किया गया। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खुलेंगे। अलीगढ़ और आगरा में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कोहरे से 134 उड़ान प्रभावित हुई हैं। कोहरे के कारण 22 ट्रेन लेट भी चल रही हैं। तो कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है उत्तर भारत में। दिल्ली NCR में घना कोहरा छाया हुआ है। शीतलहर चल रही है और इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ठंड की चपेट में यूपी के कई जिले आ चुके हैं। गाजियाबाद में स्कूल में बदलाव किया गया है। स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे। कोहरा तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है।
लेकिन ड्यूटी तो करना ही है, क्षेत्र में रहना है, ड्यूटी घटना ना हो जाए, इसलिए क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहना है। और इससे बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, वाहन भी निकलने में और चोरी भी हो सकती हैं, काफ़ी घटनाएं भी हो जाती हैं कोहरे में, इसलिए रात को पूरी रात गश्त रहना है, पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील रहना। कोहरा इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी बस भी लेट हो गई है, तो यहाँ काफ़ी समस्या हो रही है। सर कोहरा पड़ रहा है, इसकी वजह से साइड में लगाई है, वो कुछ दिख नहीं रहा है, गाड़ी चल नहीं रही, क्या मतलब किसी हादसा हो जाए, क्या मतलब। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।